गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और 8 मई को एग्ज़ाम है। समय कम है तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 20 प्रश्न है इसमें, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी आंसर सोचना कि क्या हो सकता है। बाकी इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। टेलीग्राम पर मिलेगी वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग किस शहर में शुरू की जाएगी? और जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं वो जो इसमें यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है उसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग किस शहर में शुरू की जाएगी? कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, कोची। ये महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो मुंबई में वर्ष 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग यानी अंडर सी टनल शुरू हो जाएगी, जो मुंबई की तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। और यह भारत में पहली अंडर सी रोड टनल है। और यह है गिरगांव चौपाटी के पास अरेबियन सी से होकर गुजरेगी, अरब सागर से होकर गुजरेगी। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? भारत का पहला टायर पार्क बनेगा कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थापित किया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक बस डिपो में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, बताना है। तो पहला है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लेटिफस अभयारण्य बनाने की योजना तैयार की गई है। और भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन अक्टूबर 2020 में गुजरात के अहमदाबाद के केवडिया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच शुरू किया गया। और सेल की पहली महिला चेयरपर्सन रानू मंडल को जो है बनाया गया है। देखिए, रानू मंडल नहीं है, सोमा मंडल है। ठीक है, गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ऊपर वाले सही है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान में भी कहाँ पर? बाड़मेर में। और विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया। और भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन अक्टूबर 2020 में गुजरात के अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच शुरू किया गया। तो आंसर अपना क्या लगाएंगे? आंसर गलत है अपना डी। तो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम, सोमा मंडल को बनाया गया है। इससे पहले वह सेल की निदेशक थी। ठीक है, सोमा मंडल, रानू मंडल नहीं। रानू मंडल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वायरल महिला हैं। ठीक है, जो कि सिंगिंग करती हैं और विवादास्पद भी रहीं कुछ समय पहले। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में फेसबुक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, फेसबुक का नया नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के नए नाम की घोषणा कर दी है। और फेसबुक को अब नए नाम मेटा के नाम से जाना जाता है तथा इस नेटवर्क को मेटावर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यह एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यह वायु की अनुपस्थिति में दलदले स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। इतना पता चला है, बाउंसर मार रहा है। और इसे मीथेन, लो प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो गई, इसे मार्स गैस कहा जाता है, ये लिखना था यहाँ पर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? CH4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होता है। तो मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। यह वायु की अनुपस्थिति में दलदले स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। इसे मार्स गैस कहते हैं इसलिए। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, फिरौती मांगने के लिए यूज़ होता है इसका।
तो रैनसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है और भारत में इस वायरस का प्रभाव वर्ष 2017 में हुआ। रैनसमवेयर वायरस एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब इसको किसी दूसरे कंप्यूटर में जो है डाल दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, और जो उसकी मेन फाइल होती है उस यूज़र की वो लॉक कर दी जाती है। फिर उसको खोलने के लिए जो है वो पैसे की मांग करता है ये, वरना बंदी पड़ी रहेगी वो। नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व घरेलू गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरो है। ठीक है, मतलब 2022 की बात हो रही है। और गौरैया राजधानी दिल्ली की भी राजकीय पक्षी है। तो गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ई लगाएंगे हम इसका आंसर। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं, गलत कोई है नहीं, इसलिए विकल्प ई है इसका आंसर। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और यह घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? आई लव स्पैरो। ठीक है, बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बता दीजिए क्या है? एन.के. सिंह। कब से कब तक? 17 से 23 तक, 20 से 25, 19 से 25, 19 से 24, वर्ष 2020 से 2025। तो भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है एन.के. सिंह। इनकी नियुक्ति 27 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बोनस प्रश्न बोलते हैं इनको, अगर एग्जाम में मिल जाए तो आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, 45, 40 या 38? 943 है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना? 943। ठीक है, महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा है मध्य प्रदेश में। तो बेगूसराय और नालंदा को एलिमिनेट कर दीजिए, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना है और यह मुगलकालीन स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। नंबर 11 पर आ जाइए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? किस राज्य में, किस राज्य में, किस राज्य में? कर्नाटक में। तो 14 मार्च को कर्नाटक के आईटी मंत्री CN अश्वनारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। एक्वेरियम भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की पहल है। ठीक है, एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है, जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता है। एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स, कर्नाटक राज्य। ग्रैंड कैनियन नदी जो है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो में, ऑप्शन नंबर डी। तो विश्व की सबसे बड़ी घाटी जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ये कोलोराडो नदी पर जो है स्थित है। मंगल ग्रह के संदर्भ में या स्लैश सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? मंगल ग्रह को स्लैश सौर मंडल क्यों कहा? क्योंकि एक आधा स्टेटमेंट सौर मंडल के बारे में हो सकता है या एक आधा स्टेटमेंट या इनमें से किसी दोनों के बारे में जो है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो मंगल ग्रह सौर मंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह भूरे रंग की, सुनहरे रंग की और पीले रंग की दिखाई देती है। मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना, धूल के कणों की उपस्थिति है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कुछ गलत है क्या? हमको तो सही लग रहा है सारा का सारा, एक गलत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति सही है। मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना, धूल कणों की उपस्थिति है, ये भी सही है। मंगल ग्रह की सतह भूरे रंग की, सुनहरे रंग की, पीले रंग की दिखाई देती है, ये भी सही है। मंगल ग्रह सौरमंडल का तीसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला बुध, तो ये वाला गलत है, पहला वाला। तो मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, ना कि पहला, ना कि तीसरा। मंगल ग्रह की सतह भूरे रंग की, सुनहरे रंग की, पीले रंग के जैसी दिखाई देती है और मंगल ग्रह को लाल रंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना, धूल कणों की उपस्थिति है वहाँ पर।
नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और ये दोनों के दोनों काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे, वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे। तीसरा स्टेटमेंट है, चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, सही बताना अपने को। और चौथा स्टेटमेंट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। सही तो यहाँ एक से अधिक लग रहे हैं, लेकिन गलत भी है क्या कोई? बिल्कुल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, काकतीय राजा के सामंत थे वो। और चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये शिव और विष्णु को समर्पित है, ठीक है, सूर्य मंदिर नहीं है कोणार्क की तरह। गलत है ये वाला स्टेटमेंट, फिर भी एक से अधिक सही होगा, इसलिए आंसर हम देंगे ई। तो विजयनगर राज्य या साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और दोनों के दोनों भाई वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे। चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो कि शिव और विष्णु को समर्पित है, न कि सूर्य देवता को, और यह मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उत्तर क्या हो गया? ई हो गया। ई कैसे हो गया? क्योंकि एक से अधिक सही हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? ऐसे हो गए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीन तो करेक्ट है ना? तीन तो करेक्ट है, इनकरेक्ट तो खाली यही है ना। चलिए नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देश है, राजधानी है, यमन की सना, यूएई की अबू धाबी, यूक्रेन की कीव, ब्रुसेल्स की, बेलारूस की ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स तो बेल्जियम की है ना, यही गलत है। तो यमन की सना हो गई और यूएई की अबू धाबी हो गई और यूक्रेन की कीव हो गई। बेलारूस की राजधानी होगी मिन्स्क और ब्रुसेल्स है बेल्जियम की। काली नदी किस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है काली नदी? चंबल की नहीं है, कृष्णा की नहीं है, गोदावरी की नहीं है, सरयू की है, सरयू। तो काली नदी का उद्गम काला पानी नामक स्थान से होता है और यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नंबर 16 पर आ जाइए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है? यह है नासा का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका उत्तर हो गया। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसे हब्बल टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा। तो विकल्प संख्या ए करेक्ट उत्तर है। इस कोई कुछ पूछना हो आपको तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? इस बार जापान, मतलब हमेशा से जापान है कई सालों से, लेकिन इस बार जापान के साथ एक और उत्तर देना पड़ेगा हमको, सिंगापुर। तो उत्तर एक से अधिक हो गए, तो ई है इसका आंसर। तो हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। 83वें स्थान पर भारत है और इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर जो है शीर्ष पर हैं, दोनों के दोनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया? पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आयुष मंत्रालय द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संदेशों को प्रसारित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, किस संगठन द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस वक्तव्य में डिजिटल भुगतानों की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किए जाते हैं? पहला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स या रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। यहाँ उत्तर एक से अधिक होने की संभावना है, यानी ई ही जाएगा। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, विश्व आर्थिक मंच की है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी इसकी है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स या रिपोर्ट भी इसकी है, विश्व आर्थिक मंच की। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी तो इसी का ही है। सारे के सारे हो गए, ई है इसका आंसर। तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट इस प्रकार हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो सारे के सारे हैं ये, ई है ना फिर आंसर, एक से अधिक हो गए तो, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट। तो 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 149 में, ठीक है। PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ टेलीग्राम पर प्रोवाइड होगी, अंतिम समय के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इन प्रश्नों को भी ऐड कर देंगे और अलग से प्रश्न होंगे उसमें प्रैक्टिस करने के लिए।